नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां देश भर में एसआईआर को लेकर विवाद जारी है। चुनाव आयोग से मिले हैं टीएमसी के नेता। तो डेलीगेशन में डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी शामिल हैं। टीएमसी चुनाव आयोग की 2 घंटे तक बैठक चली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में एसआईआर बीएलओज पर दबाव मुद्दे पर बातचीत हुई है। तो देश भर में एसआईआर को लेकर विवाद जारी है और इस बीच चुनाव आयोग से मिले हैं टीएमसी के नेता और देखिए अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। डेलीगेशन में डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी भी शामिल रहे हैं और साथ ही साथ टीएमसी चुनाव आयोग की 2 घंटे तक बैठक चली है और यकीनन इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दा एसआईआर ही रहा और बीएलओज पर दबाव को लेकर भी चर्चा हुई है। तो एसआईआर का ये मुद्दा पश्चिम बंगाल में गरमाया हुआ है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी के लिए एसआईआर का दूसरा चरण चल रहा है और इस बीच टीएमसी के नेता चुनाव आयोग से मुलाकात करते हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच तेज हो गई है। शाहीन को लेकर फरीदाबाद पहुंची है एनआईए। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कई घंटों से जांच जारी है। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में लगातार जांच तेज हो रही है, जहां एनआईए ने कई दस्तावेज और उपकरण जब्त किए हैं। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में कई घंटों से जांच चल रही है और क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार जांच के घेरे में है दिल्ली ब्लास्ट मामले में, तो विस्तृत जांच हो रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच तेज हुई है। शाहीन को लेकर फरीदाबाद पहुंची है एनआईए और इसी के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी में कई घंटों से जांच जारी है और इसी के साथ साथ एनआईए ने कई दस्तावेज और उपकरण भी जब्त किए हैं, जिनकी विस्तृत जांच की जाएगी। तो देखिए, शाहीन को लेकर फरीदाबाद एनआईए की टीम पहुंचती है और कई दस्तावेज उसके आधार पर जब्त किए जाते हैं। अब उन दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी और साथ ही साथ क्योंकि देखिए शाहीन के माध्यम से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि शाहीन की भूमिका जो थी दिल्ली ब्लास्ट केस में वो लगातार जांच के घेरे में है और ऐसे में एक एक कर पूछताछ उससे हो रही है और उसमें बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, जिसके आधार पर एनआईए की टीम आगे बढ़ रही है। और इसी कड़ी में देखिए कई बड़े दस्तावेज हाथ लगते हैं और उन दस्तावेजों को जब्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में रोड शो किया है और इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय संस्कृति में उडुपी के योगदान की जमकर सराहना की है। पीएम मोदी ने कहा कि उडुपी में भगवद गीता गरीबों की मदद करने का संदेश देती है और यही दर्शन प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कल्याणकारी नीतियों का आधार है। उन्होंने उडुपी के श्री कृष्ण मठ में आयोजित लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने सामूहिक गीता पाठ किया है। तो देखिए, कर्नाटक का ये विशेष दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां उडुपी में भारतीय संस्कृति की सराहना, भगवद गीता गरीबों की मदद का संदेश देती है। लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं तो लाखों श्रद्धालुओं ने सामूहिक गीता पाठ किया है। हमें गरीबों की सहायता का मंत्र देते हैं और इसी मंत्र की प्रेरणा आयुष्मान भारत और पीएम आवास जैसी स्कीम का आधार बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण का ज्ञान सिखाते हैं। अमरोहा जिले में एसआईआर अभियान के तहत जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने गजरौला के शिव इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। उस दौरान बीएलओ और अन्य कर्मियों ने फीडबैक साझा किया। इस दौरान मेरठ की गीता बीएलओ ने डीएम के सामने अपनी समस्या रखी। बीएलओ ने बताया कि फॉर्म भरने के दौरान लोग गलत व्यवहार करते हैं और वोट कटने से डरते हैं। वहीं डीएम ने उन्हें समझाया और हौसला भी बढ़ाया है। कार्य प्रगति धीमी पाई जाने पर डीएम ने बीएलओ को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों से समय पर फॉर्म जमा करने और आवश्यक जानकारी लेने का आग्रह भी किया है।
तो अमरोहा जिले में एसआईआर अभियान चला और इस दौरान कॉलेज का निरीक्षण करने खुद डीएम पहुंचे, जहां बीएलओ और कर्मियों ने डीएम को फीडबैक सौंपा है। तो बीएलओ ने फॉर्म भरने में परेशानियों की शिकायत का भी जिक्र किया है मौके पर और बीएलओ को समझाया है और हौसला भी बढ़ाया है। जब उसके पास 2 वोट है तो 1 वोट ही तो होता है, क्योंकि तो ये बोलते तो ज्यादा तू कह रहा है मतलब आप सोच नहीं सकती, मतलब इस तरीके से मेरे मतलब वो करें। फिर मैंने कहा मैं आपकी बेटी हूँ, तो कह रहे कि जो है तू कानून सिखाओगे मुझे, मेरे डीएम नाम से सीधी बात है। थोड़ा सा इंतजार कर लो, नहीं आता तो लास्ट में मैम ऐसे फोंडापुर गाँव है, उस फोंडापुर गाँव के वोट हैं वो सारे इसी रोड पे है मैम, जो है तो वहाँ और कम से कम अरे उनके यहाँ पे वोट है, वोट दो जगह उनके। मैम 30 हाँ कुछ वोट है, 35-40 वोट ऐसे हैं जो मुझे जानकारी है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां एलडीए की कार्रवाई से नाराज हुए हैं ग्रामीण। जहां बिना सूचना के एलडीए अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जेसीबी और फोर्स के साथ टीम पहुंची तो किसानों और महिलाओं ने कड़ा विरोध व्यक्त किया है। इलाके में एलडीए हस्तक्षेप बढ़ने से नाराजगी है। किसान उचित मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। तो नैमिष नगर योजना के तहत कार्रवाई, बिना रजामंदी कब्जा नहीं होने देंगे, ये किसान की तरफ से कहा गया। तो विधायक योगेश शुक्ला के हस्तक्षेप पर टीम लौटी है। तो लखनऊ के सैदपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एलडीए की कार्रवाई से ग्रामीण नाराज नजर आए हैं, क्योंकि बिना सूचना के ही एलडीए अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं पूरी टीम के साथ और जेसीबी के साथ, जिसके बाद जो ग्रामीण लोग हैं उनकी तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई और किसानों और महिलाओं ने इसको लेकर कड़ा विरोध भी जताया है। वो आएंगे तो काम करेंगे, हम मिलेंगे मिल के हमारे। तो लखनऊ के सैदपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए एलडीए की कार्रवाई से नाराज नजर आए हैं ये ग्रामीण और इसको लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त भी की है। तो किसानों और महिलाओं ने कड़ा विरोध जताया। सुनिए मैं बताता हूँ। बदायूं में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां गौकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर गौ तस्करों ने अचानक फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान एक तस्कर के पैर में गोली लगी, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए। घायल तस्कर को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके पास से गौकशी के उपकरण और एक अवैध हथियार बरामद किया गया है। थाना बिनावर की पुलिस टीम के द्वारा मोहम्मदपुर बिहार कट के पास में चेकिंग किया जा रहा था। उसी दौरान 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो पुलिस टीम को लक्ष्य करके उन लोगों ने जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें कि एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम आसिफ पुत्र पप्पू कुरैशी ग्राम सिकरौड़ी का रहने वाला बताया। उसके 2 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हो गए, जिनकी तलाश में कम्बिंग की जा रही है। घायल से पूछताछ करके उसके फरार साथियों के विषय में जानकारी की जा रही है। उसके पास से गोकशी में प्रयुक्त उपकरण तथा एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। उसके पूर्व के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई है। वो थाना बिनावर के एचएस होने के साथ साथ पूर्व से ही उसके ऊपर 4 गोकशी आदि संगीन धाराओं में मुकदमे पंजीकृत।
मूक बधिर समुदाय ने वाहन चलाने की अनुमति और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की मांग को लेकर क्षेत्राधिकारी नगर कार्यालय के बाहर जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि वो भी बराबरी के नागरिक हैं, फिर भी लाइसेंस न मिलने और चालान कटने जैसी समस्याओं के कारण भेदभाव झेलना पड़ता है। अभियान में हेलमेट पर लगाए गए मूक बधिर चिन्ह और कोडवर्ड की जानकारी देकर लोगों से इसे समझने की अपील की गई, जिससे सड़क पर उनका सफर सुरक्षित हो सके। हूँ जो मूक बधिर लोग हैं उनकी सांकेतिक भाषा को समझाती हूँ और जो लोग बोल सकते हैं उनकी भाषा को मैं मूक बधिर लोगों तक बताती हूँ। तो ये मेरा इंटरप्रेटर है, यानी कि अनुवादक हूँ मैं इनकी। इसके द्वारा ये हमारे जो मूक बधिर लोगों के द्वारा पहल चलाई गई है वो ये पहल है कि यहाँ पे डेफ लोगों को ये समझा जाता है कि ये सामान्य व्यक्ति हैं, तो इसीलिए इनको बाइक चलाने नहीं दिया जाता। जब बाइक चलाते हैं तो पता लगता है कि ये डेफ लोग हैं, तो इनको मना कर दिया जाता है कि आपको बाइक नहीं चलाने दिया जाएगा, गाड़ी नहीं चलाने दी जाएगी। तो इसके इनके ऊपर चालान कर दिया जाता है, जो गलत है। तो इन्होंने सामान्य व्यक्ति की तरह, जैसे हमारे सबके अधिकार एक जैसे होते हैं, वो सारे अधिकारों के लिए इन्होंने पहल की है कि सामान्य व्यक्ति सब कुछ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ इन्होंने ये यहाँ पे इकट्ठे होकर के ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि यहाँ पे सब जो बाइक चलाते हैं उन बाइकों के लिए इन लोगों को पता चल सके कि ये डेफ लोग हैं, तो अपनी जो बाइक इनके बराबर है या पीछे से हॉर्न बजाते रहते हैं तो डेफ लोग सुन नहीं पाते हैं। मुजफ्फरनगर में अपने ही चाचा पर सालों पहले मर चुके 3 रिश्तेदारों को जिंदा दिखाकर 15 करोड़ की जमीन हड़पने की साजिश रचने का आरोप लगा है। फर्जी एफिडेविट बनाकर 15 बीघा जमीन को आबादी घोषित कराया गया है। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन धीमी जांच से नाराज परिजन एसएसपी ऑफिस पहुंचे और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। अब एसपी आदित्य बंसल ने कहा कि मामला गंभीर है, विस्तृत जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक प्रकरण आया था जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों द्वारा जो है फर्जी जो है एफिडेविट लगा दिए गए। जो लोग मर चुके हैं उनके भी एफिडेविट लगा लिए गए और उसमें कुछ लाभ लेने का प्रयास हुआ। इसमें सीओ भोपा की जांच के उपरांत श्रीमान एसएसपी सर द्वारा इसमें गैरेज से इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। थाना भोपा पे मुकदमा पंजीकृत है और उसमें डिटेल्ड जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और विवेचना उपरांत जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बढ़ते आगे और अब खबर एटा से है, जहां टोल प्लाजा के पास ऑटो और ट्रक की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में फर्रुखाबाद के रहने वाले 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस ने घायलों और दोनों शवों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया है। देखिए, ऑटो और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत और एक के घायल होने की खबर है। नाम बताओ अपना। मोहित पाल। कहाँ के हो? मोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद के। तो तुम लोग सभी लोग ऑटो में सवार होकर 4 लोग कहाँ जा रहे थे? कहाँ से आ रहे थे आप लोग? नोएडा से? गुड़गांव से अपने गांव मोहम्मदाबाद जा रहे थे। तो टक्कर कैसे हुई? ट्रक से। अच्छा, तो इसमें 2 लोग खत्म हुए हैं और तुम 2 लोग घायल हो। यूपी पुलिस मुख्यालय में आयोजित भावपूर्ण विदाई समारोह में सेवानिवृत्त हो रही पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण तिलोत्तमा वर्मा, पुलिस अधीक्षक वाणिज्य कर प्रकाश स्वरूप पांडे और पुलिस अधीक्षक तकनीकी सेवाएं शिवाजी को उनके दीर्घ और अनुकरणीय और प्रेरक सेवा काल के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों ने तिलोत्तमा वर्मा के साथ कार्य के दौरान बिताए गए कई विशेष पलों को साझा भी किया और उनके नेतृत्व और व्यवहारिक दृष्टिकोण, साथ ही उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता की सराहना भी की है। एटा में कोतवाली नगर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रोडवेज बस और सीमेंट से भरे ट्रॉले के बीच जोरदार भिड़ंत में 5 लोग घायल हो गए, जहां घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि हादसा जनपद हाथरस के सिकंदरा राव बाईपास पर हुआ है। तो एटा में भीषण सड़क हादसा, जहां रोडवेज बस और ट्रॉले को
की जोरदार भिड़ंत हुई है और इस हादसे की वजह से 5 लोग घायल हुए हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर सभी का इलाज जारी है। बढ़ते हैं आगे फतेहपुर से अब खबर, जहां फतेहपुर के मुरादीपुर चौराहे पर 2 ट्रेलरों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जहां टक्कर के बाद धान से भरा ट्रेलर हाईवे पर बिखर गया और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गाड़ी घुमा रहे, घुमाते समय हाथ दिया जा रहा था, नहीं और सीधा जो है आगे बस मार। तो कहाँ पे हैं इस समय आप? मुरादीपुर में। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। कहाँ के रहने वाले? मवई। बढ़ते हैं आगे, कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में शाहपुर इंडियन ऑयल डिपो गेट के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक टैंकर ने युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक शाहपुर गांव का बताया जा रहा है। घटना के बाद भारी संख्या में गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। दरअसल मृतक के परिजनों ने बॉडी उठाने से मना कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और परिजनों को समझाया। अब पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है और विस्तृत जांच की जा रही है, साथ ही साथ निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, इसका आश्वासन भी दिया गया है। सहारनपुर के सैयद माजरा के पास हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां कार के ऊपर डंपर पलट गया, जिससे कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। चारों मृतक गांव सैयद माजरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह घटना थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में हुई है। और अब बढ़ते हैं आगे, अब खबर कानपुर से है, जहां थाना चकेरी क्षेत्र में पास खड़ी बस में आग लग गई है। आपको बता दें कि बस में लदा सामान जलकर राख हो गया और सवारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तो वहीं ड्राइवर और क्लीनर बस जलती छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कानपुर के थाना चकेरी क्षेत्र में बस में भीषण आग लगी है, उसकी ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ड्राइवर और क्लीनर मौके से इस बस को छोड़कर फरार हुए हैं। तो सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची है और जांच शुरू की है। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर 4 वर्षीय मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में मौजूद डॉक्टर ने बच्चे की हालत गंभीर होने के बावजूद यूनिटी हॉस्पिटल रेफर कर दिया। हॉस्पिटल पहुंचने पर कथित तौर पर डॉक्टरों की लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि बच्चा अपनी ननिहाल पर गया हुआ है और जहां देर रात उसकी तबीयत बिगड़ गई। यह घटना फिरोजाबाद के गांव गढ़ की बताई जा रही है। सरकारी में न दिखाएंगे हम, बच्चा मन कब न दिखाए तो कैसा है। माऊजी हॉस्पिटल है, यूनिटी हॉस्पिटल है, उन्हें पर्चा लिखो और फिर हम यहाँ लेके आए यूनिटी में। मेहमान हमारे आते नहीं है, मेहमान हमारे अगर आते आए ड्यूटी करके और इन्होंने लेके यहाँ भर्ती कर लो और जिन्हें बोतल चालू कर दी, मैं लगा के इंजेक्शन लगाए रहे बोतल में, मतलब मुँह में जा रहा हूँ। यूपी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सभी विभागों को स्पष्ट आदेश भेज दिए हैं। स्पेशल सेक्रेटरी अमित सिंह बंसल ने जानकारी दी है कि आधार के साथ जन्म प्रमाण पत्र अटैच नहीं होता, इसलिए इसे डीओबी प्रूफ के तौर पर स्वीकारना बंद किया जाए। इसके बाद अब सरकारी कार्यों में सिर्फ वैध बर्थ सर्टिफिकेट ही चलेगा। इस फैसले से लाखों लोगों के आवेदन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर बड़ा असर पड़ सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए HNN न्यूज के साथ।